हेलो मैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू एडवाइस। एंड भाई, आज की वाली जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा मेरे रीसेंट वीडियोस के अंदर कि अभी जस्ट जो है वो मैं ब्रेजा से करके आया हूँ दिल्ली टू कटरा वैष्णो देवी की रोड ट्रिप, जो कि रहती है अप डाउन टोटल 1500 किलोमीटर की। तो उस ट्रिप के ऊपर मेरा कैसा एक्सपीरियंस था ब्रेजा के साथ, इसके कंफर्ट, इसकी माइलेज, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी लाइट थ्रो जो था, इसका जो राइड क्वालिटी आई, पूरी जो कंफर्ट आया, स्पेस, सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको। और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है ये वाली वीडियो। सब कुछ डिटेल्ड मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसने हाईवे पे कैसा परफॉर्म किया, हिल्स पे कैसा किया, एंड सिटी के अंदर भी हमने थोड़ी चलाई थी। अमृतसर गोल्डन टेम्पल आप जानते होंगे, उनकी जो है सिटी के अंदर भी हमने गाड़ी चलाई। तो ओवरऑल इन सब के अंदर इसने कैसा परफॉर्मेंस ओवरऑल करी और मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वाली वीडियो। सबसे पहले आपने ये व्लॉग्स जो है वो मेरे देख लिए होंगे अभी तक। अगर नहीं देखे आप जाके देख सकते हैं। हम जो है रात को हमारी ट्रिप शुरू करी थी 3 साढ़े 3 बजे के आसपास गुड़गांव से। और जो गाड़ी है सबसे पहले रात को शुरू करी, तो रात में हम बात करेंगे कि लाइट्स का थ्रो कैसा था गाड़ी का। तो मैं लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी का थ्रो बहुत अच्छा है, जो स्प्रेड है और इंटेंसिटी है वो बहुत कमाल की है, वन ऑफ द बेस्ट है सेगमेंट में। बट मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि अगर हाईवे जैसे आजकल हमारे बने हुए हैं अच्छे, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बट अगर कहीं पर भी अंधेरा है तो गाड़ी का ना जो आगे तक स्प्रेड जाता है, जो हाई बीम करने के बाद भी थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि जगह और होनी चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा मतलब दूर स्प्रेड जाए। तो मेरा ये एक है अगर हम लाइट के बारे में बात करें। बाकी ओवरऑल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ तक लाइट अपनी थ्रो फेंकती है वहाँ तक बहुत अच्छी इंटेंसिटी है, मज़ा आ जाता है आपको। टॉप मॉडल और ZXi, ये जो दो मॉडल हैं, इनकी ही मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द LXi VXi। उनका थ्रो में जितने भी मुझे जानते हैं उनसे मैंने बात करी थी, तो वो उनका थ्रो अच्छा नहीं है। जो नीचे के मॉडल है उसको आपको लेके बदलवानी ही पड़ेगी लाइट्स। लाइट्स के बाद बात कर लेता हूँ मैं स्पेस की। जो बूट स्पेस वगैरह हमारा हुआ, हमने उसमें सामान रखा। हम गाड़ी में 3 लोग गए थे टोटल मेरे वाली में। तो उसके अंदर बूट स्पेस की वजह से वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने जस्ट जैसे रखने थे हमने वैसे के ऐसे रख दिए, कोई ज़्यादा सेट नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं। ईजिली जो है वो गाड़ी के अंदर हमारे तो अच्छे खासे सूटकेस वगैरह जो थे वो आराम से गाड़ी के अंदर आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई इस बारे में। और उसके अलावा स्पेस की, 3 लोग बैठे थे, तीनों के तीनों एडल्ट, आगे 2 सीट, पीछे एक ने ऑक्यूपाई करी। पीछे कोई लेग रूम का इशू नहीं आया, आगे कोई लेग रूम का इशू नहीं आया। कंफर्ट वाइज आगे का तो बहुत अच्छा ही कंफर्ट था। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है पीछे की थाई सपोर्ट और बेटर हो सकती है। दो जो बैठे हुए थे पीछे उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी रिगार्डिंग इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद और होनी चाहिए उसकी थाई सपोर्ट। बाकी फैब्रिक सीटें तो सबसे बेस्ट काम आता है इनका, कि ये आराम से आपको जो है एडजस्ट हो जाती हैं बॉडी के हिसाब से। नॉट लाइक द लेदर वंस जैसे हुंडई एंड किया देता है। उसके अंदर ये हो जाता है कि आप जैसे ही बैठे रहेंगे गाड़ी के अंदर, आपको इसके अंदर लेदर जो है उनका इतना हार्ड है कि आपको बीच बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा, या आपको चुभेगा अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट। जैसे क्या होता है कि आप थोड़ी देर बैठे रहते हैं, मान लीजिए आप 40 मिनट 40 45 मिनट्स बैठे हैं, वो उसके बाद आप थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से सीट पे, आगे पीछे होके थोड़ा सा, तो वो उसमें बहुत दिक्कत आती है अगर आपकी लेदर की हार्ड वाली सीट्स होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कभी कभार दर्द भी होती है काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे करते हुए जो है, अगर आप खुद सीट को एडजस्ट नहीं कह रहा मैं, खुद को अगर एडजस्ट कर रहे हो तो सीट के ऊपर। तो फैब्रिक सीट को तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छा प्लस पॉइंट देना चाहूँगा। दूसरी बात आ जाती है गाड़ी का जो बहुत मायने आता होता है, वो होता है AC। क्योंकि मेरा व्लॉग आप देख सकते हैं, जब मैं गया था जाते हुए मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जैसी सुबह सुबह का सूरज निकला तब से इतनी ज़्यादा गर्मी हुई। इवन कटरा पहाड़ों के ऊपर पहुंच के भी, जम्मू के पास पहुंच के भी जो है, इवन जम्मू के अंदर जो है पूरा कटरा था, उसके अंदर भी 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रहा। तो AC मेरा कहीं भी बंद नहीं हुआ। पहाड़ों के ऊपर जैसे होता है कि इंजन पे लोड पड़ता है तो आपको किसी भी गाड़ी का AC बंद करना चाहिए, उसमें भी हमने जो है वो यहाँ पर बंद नहीं करा, जो कि सफोकेशन टाइप का हो जाता थोड़ी देर में, इसलिए हमने वो रिस्क ना लेते हुए, क्योंकि सफ़र भी बहुत लंबा था, अराउंड 15 आवर्स का बोलते हैं। बट हम जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट दिल्ली से निकल गए थे 4 बजे, और पहुँच गए थे वहाँ पर 5 बजे। आप वीडियो अगेन जाके देख सकते हैं उसके बारे में। बट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई था, और उन सब के कारण से AC हमारा अच्छा खासा चला। बट ब्रेजा का बीइंग हायर कैपेसिटी इंजन, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई, ट्रिप नहीं मारता इसका AC। 24 से 25 के ऊपर ही ये जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहा था जब हम जा रहे थे, और आते हुए
तो टेम्परेचर आप पूछिए ही मत, इतना हाई चला गया, अराउंड 46-47 डिग्री सेल्सियस चला गया अमृतसर से आते हुए। उस टाइम पे एसी हमें 22 डिग्री के आसपास करना पड़ रहा था, बट एसी के अंदर 0.1% भी इशू नहीं आया, जितने भी बंदे बैठे जैसे भी। और एसी के ऊपर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसका जो कूल्ड ग्लो बॉक्स है, हमें क्या है कि जो भी हम कूल बॉक्स साथ में एक्स्ट्रा लेके गए थे, वो उसके अंदर सारी बर्फ़ वर्फ सब ख़त्म हो गई थी। तो उनके कारण से क्या है कि मुझे जो भी हमारे साथ नींबूस थी या कुछ भी इस टाइप की जो होती हैं, वो सारी एकदम गर्म हो गई थी। और हमें जो है कोई भी और ऑप्शन नहीं था। ब्रेजा के कूल ग्लोब बॉक्स में मैंने ट्रायल के लिए रखी कि पूरी गर्म है। कूल ग्लोब बॉक्स बना जाता है कि अगर आपकी जो है वो यहाँ पर ठंडी चीज़ है तो उसको उतने पे मेंटेन करने के लिए, बट आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि जब मैंने उसको रखा और थोड़ी देर बाद मैंने निकाला तो वो एकदम चिल्ड हो गई थी, जैसे उसे फ्रिज के अंदर से रख के निकाला है। तो कूल ग्लो बॉक्स को तो मैं इस मेरे ट्रिप एक्सपीरियंस के बाद मानना चाहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ट्रिप के लिए, क्योंकि भाई इसने सच्ची में काम किया। गिमिक मुझे लगता था कि बस कोई काम का नहीं है खास, तो बट नहीं यार, बहुत अच्छा काम किया कूल ग्लो बॉक्स ने। इसके बाद आ जाते हैं जो सारे सुनना चाहते हैं माइलेज क्या दी। तो आप माइलेज की भी मैंने डेडिकेटेड 3 पार्ट्स बनाए हैं वीडियो के। एक मैंने हाईवे का जाते हुए बनाया, देन मैंने प्रॉपर हिल्स का बनाया, देन जो मैंने बताया 46-47 डिग्री सेल्सियस में आते हुए बनाया। आते हुए आई डिड ऑल्सो टेस्टेड ब्रेजा एट 160-170 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये भी देख सकते हैं हाई स्पीड के ऊपर भी क्या माइलेज आई इतनी चला के भी। तो तीनों मैंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बनाए हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो जाते हुए इस गाड़ी ने अराउंड 22 किलोमीटर पर लीटर दिया मुझे हाईवे पे। और ये इतना भी नहीं है, मैंने बहुत स्लो चलाई, स्पीड जो थी वो 80 to 100 के बीच में रह रही थी क्रूज़ कंट्रोल के ऊपर। इसने इतनी माइलेज दी जाते हुए। हिल्स के ऊपर इसने ओवरऑल माइलेज मुझे दी 16.4 किलोमीटर पर लीटर की। उसके बाद जब मैं वापस आया, वापस आते हुए इसने 19.04 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी मुझे। और ओवरऑल अगर हम 1500 किलोमीटर की बात करें, कि मैं तीनों को अगर फ्यूल जितने आए उनको प्लस करके डिवाइड कर देता हूँ, टोटल किलोमीटर जो मेरी चली थी 1500 उससे, तो मेरी माइलेज करीबन करीबन 18.6 किलोमीटर पर लीटर आई, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है विद एसी एंड विद फुल लोड। पहाड़ भी जिसमें इंक्लूडेड है, अगर पहाड़ ना होते तो 20 प्लस ही जाती। तो माइलेज के अंदर तो फिर आपको पता ही है 10 out of 10 ही मैं नंबर दूंगा। माइलेज तो बहुत ही ज़्यादा इसने बढ़िया थी। एसी बहुत अच्छा रहा, इसका माइलेज बहुत अच्छी रही। उसके अलावा स्पेस में किसी को इशू नहीं आया। बट हाँ, मैंने जो बताया थाई सपोर्ट थोड़ा सा मारुति को पीछे इंक्रीज़ कर देना है, रिक्लाइन एंगल बिल्कुल ठीक है पीछे का। उसके अलावा अगर हम देखें इसके लाइट है, तो लाइट में मारुति थोड़ा सा कर सकता है कि वो जो आगे वाला इसकी जो पूरी एक हम बोलें आगे जाने का स्प्रेड है, उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर सकता है। वाइड स्प्रेड जो है वो बिल्कुल ठीक है, बट थोड़ा सा दूर और होनी चाहिए इसकी लाइट की जो स्प्रेड जा रहा है, तो वो थोड़ा दूर होना चाहिए। बस मेरा यही है उस पर। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही? हाईवे पे कोई इशू नहीं है, बट हाँ एक चीज़ है, ये मुझे जो मेरे नॉन टूस के अंदर जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का ब्रेजा ओनर्स का, उस पर भी मैंने ये चीज़ देखी कि एक ने मुझसे हमारे सब्सक्राइबर ने यही पूछा था कि उनको ओवरटेकिंग के अंदर समझ नहीं आ रहा था पैडल शिफ्टर कैसे यूज़ करें वगैरह, जो कि मुझे भी थोड़ा पहले टाइम लगा था जब मैंने इनिशियली ली थी इन 2023। बट उसके बाद मैं अडेप्ट हुआ, तो मुझे पैडल शिफ्टर का ऐसा लगा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो उसमें ये होने ही होने चाहिए, क्योंकि आपको जब भी आप चल रहे होते हैं हाईवेज के ऊपर, ट्रक्स इतने ज़्यादा चल रहे होते हैं एंड इतने बड़े व्हीकल के कभी भी पैरेलल में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो ओवरटेकिंग के अंदर मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा था, ये मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ बात। बट डाउन शिफ्ट के बाद कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सिर्फ बेस्ट ट्यूनिंग के अंदर करना है कि आपका आरपीएम सही जाए। ये ना हो कि एकदम से आपका आरपीएम 4000 चला जाए, 5000 चला जाए, तब आपको फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसका मैनुअल कंट्रोल है तो ये अपशिफ्ट भी खुद से नहीं करेगा। तो आपको वो एक प्रॉब्लम ज़रूर यहाँ पर होगी अगर आप गलत डाउन शिफ्ट कर देंगे। मेरी अगर आप मानेंगे तो अगर आप 60 to 100 के बीच में, देन आप थर्ड गियर इसका लगा सकते हैं डाउन शिफ्ट करके। और अगर आप 100 से ऊपर हैं, फिर आपको ओवरटेक करना है किसी चीज़ को और आप चाहते हैं कि और जल्दी हो ओवरटेक, तो आप 6 से जो है, जो कि 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर है, से छठे गियर से आप फोर्थ गियर के अंदर इसके आ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। और मैंने जो इसका जो स्पीड टेस्ट किया था एक 170 किलोमीटर पर आवर तक, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी। तो इस टेस्ट को करने के लिए जो है वो खाली रोड पे किया था हमने प्रॉपर, इसके साथ एसी ऑन था।
3 एडल्ट थे, बाकी लगेज भी था। आप स्पीड देख सकते हैं 140 से 170 तक, करीबन 165-170 के बीच में थी। कितनी कैसे पहुंची, और ये फिफ्थ गियर के अंदर है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ गियर के अंदर हमने ये करा। तो मेरे हिसाब से स्पीड जो थी वो यहाँ पर सही गाड़ी ने पकड़ी, कोई उसमें इशू नहीं इसने क्रिएट किया था कि बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत ये हो रहा है। तो स्पीड इसने सही पकड़ लेती है। बट हाँ, अगर आप सिक्स्थ गियर में कोशिश करेंगे तब तो ऑब्वियसली गाड़ी कोई भी हो वो स्ट्रगल करेगी। बट ये है कि फोर्थ गियर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको पुश मिलता है। अगर आप 100 के ऊपर हैं, आपको ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिर्फ बेस्ट गियर मैच करना है, जो मैंने अभी तक इस गाड़ी को चला के सीखा कि इस गाड़ी का मेन ये है इंजन का। बाकी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मेरा जो थकान थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई इतने किलोमीटर बाद भी। ये चीज़ का बहुत अच्छी, एक तो ऑटोमेटिक है गाड़ी उसके कारण भी, दूसरी चीज़ फैब्रिक सीट्स हैं, एसी गाड़ी का सही था, और कोई डीजल ना होने के कारण से कोई वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल रिफाइंड इंजन। इन सारी चीज़ों की वजह से गाड़ी अच्छे से चली। बाकी गाड़ी ने परफॉर्मेंस अच्छी दी। ओवरऑल जो इसकी विजिबिलिटी रही पूरे हाईवे के दौरान और वो सब, वो अच्छी थी। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, एंथुजियास्ट ड्राइविंग के लिए नहीं है, जो कि टर्बो चार्ज नहीं है इसके अंदर इंजन। ये एक फैमिली क्रूज़र गाड़ी के तौर पे बहुत अच्छी है, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि गाड़ी में परफॉर्मेंस नहीं है। जहाँ आपको एक्चुअल में चाहिए, वाइल ओवरटेकिंग ट्रक्स, वाइल ओवरटेकिंग में हैवी लोडेड व्हीकल्स, वाइल ओवरटेकिंग जो गलत गाड़ी चला रहे होते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। सिटी में तो आती ही नहीं, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है, बहुत ही अच्छी भागती है सिटी के अंदर। हाईवे के ऊपर आपको सिर्फ डाउन शिफ्ट करना है, जैसे मैंने बताया 100 के नीचे तीसरा गियर, 100 के ऊपर चौथा गियर आपको लगाना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओवरटेकिंग में कोई नहीं आएगी। रेसें लगानी है और वो करना है, वो आपके ऊपर है। अब रेस लगाने की बात आएगी तो कैरेंस 1.5 डीजल को हमने ऑलरेडी हराया था हाईवे रेस में 150-160 के ऊपर। आप जाके देख सकते हैं, वाली वीडियो अराउंड मार्च एंड में, अप्रैल स्टार्टिंग में अपलोडेड थी, वो आप जाके देख सकते हैं। तो गाड़ी के ऊपर है भाई। बट मैं बोलूँगा 1.5 की कैटेगरी में ड्यूल जेट जब से इसमें टेक्नोलॉजी आई है तब से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार टू बाय फॉर अ फैमिली मैन। अगर हम ये सारी चीज़ों को देखा जाए कि ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी की वजह से एफिशिएंसी बेटर आती है, जो कि अगर हम बेस्ट 1.5 माने तो वो है आई वी टेक होंडा का। बट माइलेज वगैरह उन सबको, सिटी ट्रैफिक में माइलेज, ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी, उन सारी चीज़ों को देखना जाए, स्मार्ट हाइब्रिड टेक, यही एक जो है वो इंजन सूट करता है मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिली को, बेस मेनली दिल्ली एनसीआर के अंदर। अगर आपको चाहिए कि भाई ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब क्या है, उसके ऊपर तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आप पे जो है वो जल्दी से वीडियो बना दूंगा कि ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी क्या है। और ये गारंटी लेता हूँ कि बेस्ट ऑन यूट्यूब आपको एक्सप्लेन करूँगा ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी। अगर मैं देरी को इसको रेट करूँ कि मैं कितने करूँगा 10 में से ओवरऑल पूरी ट्रिप के लिए, तो मैं इसको 9 नंबर देना चाहूँगा। यहाँ पर 8.5 से 9 नंबर मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं जाने चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी के साथ। एंड अगर आप जो है वो गाड़ी ले रहे हैं और आप प्रैक्टिकल सोचते हैं ये लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, तो सिटी के लिए तो देखिए मुझे लगता है कि इस गाड़ी से बढ़िया परफॉर्म करती ही नहीं सिटी के अंदर। हाईवे के ऊपर लोगों को थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। हाईवे के ऊपर भी भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस गाड़ी ने करा है। और अगर आपको जो है वो और डिटेल में जानना है माइलेज के बारे में इसकी और उसमें, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। आप जो है वो मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, या इधर आप मेरे चैनल पे विजिट करके, इस वीडियो से पहले मैंने सारी वही सीरीज़ डाली है, तो आप व्लॉग और अपनी माइलेज टेस्ट, इन दोनों को आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा सारी वीडियोस देख के। तो गाइस ये थी मेरी आज की एक वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।